नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज अपने करने जा रहे हैं जलोर का चौहान वंश भी। और जलोर का जो चौहान है इनको सोनगरा चौहान भी कहा जाता है। इसका जो जलोर का जो चौहान वंश है, इससे पहले जलोर की बात करते हैं। इस जलोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर भी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, एग्जाम में वर्तमान और प्राचीन दोनों प्रकार के नाम पूछे जाते हैं। और इस जलोर के तो कई नामकरण में भी आगे जलालाबाद भी होगा, तो वह भी अपने लिए महत्वपूर्ण है भी। तो प्राचीन नाम था जबालीपुर। इसी जबालीपुर में एक पर्वत था, कनकांचल पर्वत भी। इसी कनकांचल पर्वत पर एक दुर्ग है जिसका नाम है स्वर्णगिरी, या इसे ही कहते हैं सोनारगढ़ भी। ठीक है, अब एक चीज और देखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए स्वर्णगिरी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखना ये तो जैसलमेर दुर्ग है। स्वर्ण पूछा जाए तो जैसलमेर, और सुवर्ण पूछा जाए तो जलोर दुर्ग है। ठीक है, इसी तरह स्वर्णगिरी स्वर्ण नगरी पूछा जाए तो जैसलमेर, और सुवर्ण नगरी पूछा जाए तो जलोर होगा भी। ठीक है, अब देखो फिर बात करते हैं इस जलोर का जो शासन क्रम था अभी, किस राजा के बाद कौन सा शासक आया। अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है इस शासक के बाद कौन सा शासक बना, या शासकों का क्रम कौन सा था, इनसे पहले शासक कौन था। ठीक है, तो उसके लिए अपने शासकों का क्रम याद करना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं जलोर के चौहान वंश की। तो सबसे पहले कीर्तिपाल बना, फिर समर सिंह बना, फिर उदय सिंह बना, फिर चचिंगदेव बना, फिर सामंत सिंह बना, और लास्ट में कानड़देव बना। ठीक है, याद हो गए होंगे? नहीं हुए तो याद कैसे करेंगे? तो अभी 1 मिनट के अंदर आपको याद होगा। एक बार युद्ध हुआ अभी, और युद्ध भी कौन सा हुआ? भयंकर वाला हुआ। तो युद्ध हुआ तो अपने क्या हुआ, एक राजा था वो सेना लेकर आगे बढ़ा भी। ठीक है, तो यहां से एक ट्रिक है याद करना। युद्ध हुआ, युद्ध भूमि में कीर्तन करते हुए समर भूमि में जा रहे थे। समर मतलब युद्ध भूमि में, कीर्तन करते हुए समर भूमि में जा रहे थे। सूर्य उदय होते ही चाचा सामंतों की सेना लेकर आया। क्लियर है? कीर्तन करते हुए समर भूमि में जा रहे थे, सूर्य उदय होते ही चाचा सामंतों की सेना लेकर आया और दुश्मनों के कान पर 2-4 मारे। ठीक है, सूर्य उदय कीर्तन करते हुए समर भूमि में जा रहे थे, सूर्य उदय होते ही चाचा सामंतों की सेना लेकर आया और दुश्मनों के कान पर 2-4 मारे। ठीक है, याद हो गया? तो कीर्तन करते हुए कीर्तिपाल, समर भूमि समर सिंह, सूर्य उदय उदय सिंह, चाचा चचिंगदेव, सामंतों की सेना समन सिंह, और कान पर मारे कानड़देव। क्रम याद हो गया होगा? ठीक है, अब बात करते हैं इसका संस्थापक। तो कीर्तिपाल क्या था? इसका संस्थापक था। यह भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलोर का जो सोनगरा चौहान है या जलोर के चौहान है, इसकी स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल ने की थी 1181 ईस्वी में भी। ठीक है, इस कीर्तिपाल ने क्या किया, यहां से भी प्रश्न आता है भी जो जलोर के चौहान वंश है वहां चौहानों से पहले किसका शासन था। ठीक है, तो कीर्तिपाल ने जलोर को परमारों से प्राप्त किया भी, परमारों से प्राप्त किया। ठीक है, फिर इस कीर्तिपाल की उपाधि भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी उपाधि थी कि तू एक महान राजा है, कि तू एक महान राजा भी। और इसे कित्तू एक महाराजा की उपाधि प्रदान की, यानी कि उपाधि प्रदाता था मुहैणोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने इसे कित्तू एक महाराजा की उपाधि प्राप्त की भी। इस मोहनोत नैणसी ने
2 ग्रंथ लिखे थे भी, एक मारवाड़ परगनारी विगत और दूसरा लिखा था मुहणोत नैणसीरी ख्यात। ठीक है, तो इसने 2 ग्रंथ लिखे थे, मारवाड़ परगनारी विगत और मुहणोता नैणसीरी ख्यात भी। ये था कौन? यह मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का दीवान था भी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मुहणोत नैणसी किसके दरबार में था? इस जसवंत सिंह का दीवान था भी। ठीक है, और इस मुहणोत नैणसी को कहा जाता है को राजपुताना का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा राजपुताना का अबुल फजल है? इसको कहा मुंशी देवी प्रसाद ने। तो देखो, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है भी, हर लाइन के अंदर एक प्रश्न तैयार हो रहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने। और ये देवी प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे। क्लियर है? तो फिर से देखते हैं। संस्थापक था कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी में जालौर को परमारों से प्राप्त किया। इसकी उपाधि थी कीतु एक महान राजा। इसको यह उपाधि प्रदान की मुहणोत नैणसी ने, और मुहणोत नैणसी को कहा जाता है राजपुताना का अबुल फजल। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने भी। ठीक है, क्योंकि जो घटनाक्रम अबुल फजल के साथ घटा था, सेम वैसा ही मुहणोत नैणसी के साथ भी घटा भी। उसको भी जीवन के आखिरी समय में जेल में डाल दिया गया था और इसको भी जेल में डाल दिया गया था, इसलिए इसको राजपुताने का अबुल फजल कहा गया। ये कौन था? यह मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का दीवान था भी। और इसने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, मारवाड़ परगनारी विगत और मुहणोत नैणसीरी ख्यात। क्लियर है? तो देखो बेटा, हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, हर लाइन के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो कीर्तिपाल तैयार हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और रही बात नोट्स की भी, कुछ छात्र कह रहे थे सर नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो। तो देखो बेटा, एक इन पीडीएफ के चक्करों में मत पड़ो। दुनिया जान का ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पर बहुत मिल रहे हैं और इस पीडीएफ के चक्कर में ही बर्बाद हो रहे हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं नोट्स बनाने में विश्वास नहीं करता। मैं इतना सोचता हूं जितना कुछ याद करना है अपने इस 2x4.5 की जो संरचना है ना, इसके अंदर संग्रहित करो। एग्जाम में यही साथ जाएगा, कोई नोट्स या पीडीएफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रम पूछे तो क्या याद रखना है? कीर्तन करते हुए समर भूमि में जा रहे थे उदय सिंह चाचा सूर्य उदय होते जा रहे थे, चाचा समंतों की सेना लेकर आया और कान पर 2-4 मारे। क्रम याद हो गया। उपाधि थी कि तू एक महान राजा, मुहणोत नैणसी ने दी। 2 किताबें लिखी, जसवंत सिंह का दीवान था, इसे राजपुताना का अबुल फजल कहा जाता है। साथ के साथ याद करो बेटा इसको। ठीक है, फिर उसके बाद कीर्तिपाल के बाद शासक बना समर सिंह। ठीक है, तो याद रखना यह समर सिंह क्या था, अपनी पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे कि जो चालुक्य शासक थे गुजरात के, उनके साथ चौहानों का आपस में विमर्श चल रहा था। अभी आपस में लड़ाई निरंतर चल रही थी। ठीक है, इस समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी, ठीक है, और इसका शुभ विवाह किया भीम द्वितीय से। ठीक है, गुजरात का चालुक्य शासक था अभी, क्योंकि इन चालुक्यों के साथ चौहानों का निरंतर संघर्ष चल रहा था। ठीक है,
तो इसने क्या किया, समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का शुभ विवाह किया गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से, ताकि इनका आपस में जो संघर्ष चल रहा है वो खत्म हो। क्यों? क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, तुर्क भारत के अंदर अपना पांव पसार रहे थे, तो भविष्य के खतरे को देखते हुए इन्होंने आपस में समझौते की नीति अपनाने का प्रयास किया था। क्लियर है? फिर बात करते हैं, इसके बाद शासक बना उदय सिंह। उदय सिंह शासक बना तो इस पर सबसे पहले इल्तुतमिश ने पर 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने असफल आक्रमण किया, असफल आक्रमण किया। यानी इल्तुतमिश ने 1228 में उदय सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन वो क्या रहा, असफल रहा। ठीक है। फिर 1254 में ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने असफल आक्रमण किया। इसने भी आक्रमण किया और यह भी क्या रहा, असफल रहा। ठीक है। तो 1228 में इल्तुतमिश भी असफल रहा और उसके बाद 1254 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया, वह भी असफल रहा भी। ठीक है। फिर बात करते हैं, चचिंग देव के काल में इतना कुछ नहीं हुआ। फिर सामंत सिंह के काल में, याद रखना यह अपने लिए एक और महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इसके समय दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी भी। ठीक है। तो सामंत सिंह के समय जेके यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर आक्रमण है किया। ठीक है। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो बघेल राजा थे सारंगदेव भी। ठीक है। उनकी सहायता से इस सामंत सिंह ने उसको विफल कर दिया भी। ठीक है। ने बघेल राजा सारंगदेव की मदद से आक्रमण विफल कर दिया। ठीक है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। सामंत सिंह ने किसकी सहायता से जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया? तो बघेल राजा सारंगदेव के सहायता से। ठीक है। और उसके बाद अपना शासक बना था कानड़ देव भी। ठीक है। 1305 से लेकर 1312 ईस्वी तक कानड़ देव 1305 से 1312 ईस्वी तक। ठीक है। तो इस कानड़ देव की जो संघर्ष था वो सर्वाधिक हुआ भी खिलजी वंश के साथ। ठीक है। और इसके संघर्ष के कुछ कारण भी रहे थे। ठीक है। उनकी चर्चा अपने अगले पेज पर करते हैं। तो यहां तक क्लियर है। कीर्तिपाल की बात हुई, समर सिंह की पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक है भीम द्वितीय के साथ उदय सिंह पर इल्तुतमिश ने विफल आक्रमण किया, और उसके बाद 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने भी उदय सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन विफल रहा। फिर चचिंग देव के समय में कुछ खास नहीं हुआ। सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, परंतु बघेल राजा सारंगदेव की सहायता से इसने आक्रमण को विफल कर दिया। उसके बाद शासक बना कानड़ देव भी। कानड़ देव। ठीक है। और जब कानड़ देव शासक बना, इसने अपना शासनकाल किया 1305 से लेकर 1312 ईस्वी तक। ठीक है। और इसका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ है। संघर्ष के कारण भी, तो जाहिर सी बात है
कोई भी संघर्ष होता है उसका कोई ना कोई कारण है अवश्य होता है। पहला कारण तो अपने पीछे भी पढ़ा था, एके की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए इसने इस पर आक्रमण किया भी। एक बात तो ये कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक में, और यह भी सिकंदर की तरह विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की हुई, उपाधि धारण। ठीक है, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी किसने? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो किसने की थी भी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्यों? क्योंकि यह भी सिकंदर की तरह विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था भी जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी सेना गुजरात जा रही थी आक्रमण के लिए, तो उन्होंने मैसेज भेजा कानड़ देव को भी हमारी सेना चलोर के अंदर से होकर जाएगी। ठीक है, तो उसको जाने देना भी। तो कानड़ देव ने कहा कि हम तुम्हारी सेना को अपने राज्य से नहीं गुजरने देंगे भी। ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी साइड से चले जाएंगे। बात खत्म थी। लेकिन जब वह सेना गुजरात में आक्रमण के बाद जो धन दौलत लूट कर ला रही थी, तो कानड़ देव की सेना ने क्या किया? वापस लेटती सेना को लूट लिया। इस बात से भी अलाउद्दीन खिलजी को क्या हुआ? बहुत नाराज हुआ और गुस्सा आया भी। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो सोमनाथ के मंदिर, वो मतलब जो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, उसके उपलक्ष्य में कानड़ देव ने क्या किया? मंदिर के प्रत्येक टुकड़े पर एक शिव मंदिर निर्माण का कहा। इस बात से भी अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। ठीक है, तो दूसरा कारण था एके की गुजरात जाती, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेना को मार्ग नहीं दिया। याद रखना, मार्ग नहीं दिया। ठीक है, और वापिस लौटती सेना को लूट लिया। तो देखो दोनों ही काम क्या कर दिए इसने? खतरनाक कर दिए। एक तो मार्ग नहीं दिया और दूसरा क्या किया? वापिस लौटती सेना को लूट लिया। साथ ही तीसरा कारण क्या था? कानड़ देव ने सोमनाथ मंदिर के प्रत्येक टुकड़े पर एक शिव मंदिर बनवाना की क्या ली? प्रण लिया का प्रण लिया भी। क्या लिया? सोमनाथ मंदिर के जितने टुकड़े किए गए हैं, प्रत्येक टुकड़े पर मैं एक शिव मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। इस बात से भी क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा नाराज हो गया भी। ठीक है, फिर कहते हैं एक इतिहासकार है फरिश्ता के अनुसार, ठीक है, ये फरिश्ता क्या कहता है? ये फरिश्ता कहता है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होता है एनाउ उल मुल्क मुल्तानी। यह मालवा अभियान पर गया और जब यह वापस लौटा तो इसने कानड़ देव को मना लिया। अनुसार एक के
सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी, बहुत ही समझदार और शातिर सेनापति था भी अलाउद्दीन खिलजी का भी। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह वास्तव में उसका जो आकार नाक था यही होता था भी, सर्वे सर्वा इसे ही कहा जाता है। तो फरिश्ता के अनुसार एक के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी मालवा विजय से लौटते हुए कन्नड़ देव को मनाने में सफल हुआ भी। कन्नड़ देव को समझाने में इसी को कह दे ओब्लिक अधीनता स्वीकार कराने में सफल रहा और इस कन्नड़ देव के पुत्र, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, कन्नड़ देव के पुत्र वीरमदेव को एक्के के दरबार में नियुक्त किया भी। ठीक है, तो ये बात कही किसने? इतिहासकार फरिश्ता ने कि मालवा विजय कब की थी, ये वो लिख लेना 1305 ईस्वी में। तो 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी मालवा विजय से जब वापस लौट रहा था तो उसने क्या किया, आते वक्त कन्नड़ देव के पास गया और उसे समझाने में सफल रहा भी। सीधी सी बात है, कन्नड़ देव अलाउद्दीन खिलजी का लगभग पूरे भारत पर क्या हो गया है, साम्राज्य स्थापित हो गया है। अगर कुछ जगह बची है तो हो जाएगा, उसके बाद वह तेरे पे आक्रमण करेगा और तेरा सारा एरिया वो तहस नहस कर देगा। तो ऐसी बातें जब उसको बताई तो उसने कहा चलो, बागड़ी में कहते हैं ना, राड़ से बाढ़ चोखी। तो उसने कहा चलो ठीक है, सबका नुकसान हो उससे अच्छा है हम उसकी बात है मान लेते हैं। तो उसके कहने पर, यह समझाने पर मान गया और कन्नड़ देव के पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रमुख कारण थे, साम्राज्यवादी नीति था और गुजरात में जो सेना जा रही थी उसको मार्ग नहीं दिया, आते हुए लूट लिया। सोमनाथ के मंदिर पर शिव मंदिर का निर्माण कहा, लेकिन एन उल मुल्क मुल्तानी के समझाने पर मान गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सन 1308 की। अब 1305 से लेकर 1308 तक तो काम चल रहा था बढ़िया, A1, ठीक, मस्त। ठीक है, अब क्या हुआ, वीरमदेव को दरबार में नियुक्त कर दिया किसके? सीधी सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के। पहले वीरमदेव की बात कर लेते हैं। एक्के के दरबार में कौन था भी? वीरमदेव था। ठीक है, और इसी एक्के की एक पुत्री थी भी की पुत्री, और उसका नाम था फिरोजा भी, राजकुमारी फिरोजा भी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि वीरमदेव है ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा क्या था? सुंदर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और इतना सुंदर था कि इसके एक तो सुंदर बहुत था, ऊपर से इसके दाढ़ी मूंछ नहीं आई हुई थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक जो अपने कह सकते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में जो हीरो रखा जाता है वैसा लग रहा था। तो वीरमदेव बहुत सुंदर था, तो यह अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस कारण इसकी चर्चा पूरे दरबार में होती थी। तो ऐसे करते करते इसकी चर्चा एक दिन अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा तक पहुंची थी। तो फिरोजा ने कहा भी ये कौन है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, तो मैं उसको देखना चाहूंगी। तो फिरोजा ने जब इसको वीरमदेव को देखा और देखते ही फर्स्ट साइट में, ठीक है ना, फर्स्ट साइट में इसको इससे प्यार हो गया, यानी फिरोजा वीरमदेव से करने लगी मोहब्बत या
प्यार करने लगी। ठीक है, तो अपने जाहिर सी बात है पसंद करने लगी। कौन है? फिरोजा विरमदेव को पसंद करने लगी हुई। ठीक है, लेकिन विरमदेव फिरोजा को पसंद अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी विरमदेव के बारे में कहावत है, कहा जाता है यह इतना हाजिर जवाब था। एक बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में बैठा था, तो इसने विरमदेव से कहा कि विरमदेव, जब भगवान दाढ़ी मूंछ बांट रहा था तो तू उस लाइन में नहीं लगा था क्या? तो विरमदेव ने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती हो गई। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसने कहा महाराज, जब दाढ़ी मूंछ बंट रही थी ना, तो मैं तो जहां अकल बंट रही थी उस लाइन में लगा हुआ था और दाढ़ी वाली लाइन में कोई और ही लगा हुआ था। तो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की दाढ़ी बहुत ज़्यादा थी तो वो समझ गया, अब इसने इनडायरेक्टली मेरे को कह दिया भी दाढ़ी ज़्यादा किसकी होती है? जो मुस्लिम समुदाय से होते हैं वो ऑलमोस्ट दाढ़ी रखते हैं। तो उसने कहा कि जब अकल बंट रही थी तो मैं तो उस लाइन में था और कोई और मेरी जगह उस लाइन में लग गया, यानी उसके डबल दाढ़ी थी। तो यह बात अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा चुभी भी थी, लेकिन उसने उस बात को इग्नोर कर दिया है। यह बात धीरे धीरे फिरोजा के पास पहुंची और फिरोजा और ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो गई। एक दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फिरोजा ने विरमदेव को कर दिया प्रपोज भी। और प्रपोज किया गया कि देख विरमदेव, मैं तुझसे प्यार करती हूं और तुझसे शादी करना चाहती हूं। ठीक है, अपने पिता को मैं बोल दूंगी, अपने दोनों की शादी हो जाएगी और अपनी लाइफ मस्त जिएंगे, हनीमून पर अपने फॉरेन चलेंगे। ठीक है, तो विरमदेव को जब इसने बात की तो विरमदेव वहां से क्या हो गया? अभी फरार हो गया, भाग गया। क्यों? क्योंकि ये सच्चा राजपूत था। उसने कहा मैं तुझसे तुर्क से शादी नहीं करूंगा, मैं राजपूत हूं, राजपूत से शादी करूंगा। तो विरमदेव फरार हो गया, फिरोजा का जो प्यार था वो अधूरा रह गया। अब इस बात से फिरोजा क्या रहने लगी? भी उदास रहने लग गई। याद रखना, क्या रहने लगी? फिरोजा उदास रहने लगी। तो एक दिन निकला, 2 दिन निकला, काफी दिन निकल गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा भी आजकल फिरोजा कुछ उदास रहने लगी है, तो उसने उसकी सहेलियों से पूछा भी बता क्या हुआ? तो सहेलियों ने कहा जी हमें तो नहीं पता। तो इस फिरोजा की एक दाए माँ थी, दाए माँ, और उसका नाम था गुल बिहिस्त। ठीक है, तो इस दाइमा गुल बिहिस्त ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया भी ऐसे ऐसे कर कर फिरोज, पहले तो विरमदेव ने फिरोजा से कहा मैं तुझसे शादी करूंगा। दोनों खूब मॉल माल में घूमने जाते थे और खूब साथ घूमे फिरे, और जब शादी की बात आई तो वो यहाँ से भाग गया, फरार हो गया और इसने उससे शादी नहीं की। इस चक्कर में ये उदास हो गई और आजकल तो रोटी पानी भी नहीं खाती। अब यह बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने सेनापति को आदेश दिया भी उस विरमदेव को पकड़कर लाओ भी। ठीक है, तो अब देखो अलाउद्दीन खिलजी को विरमदेव के प्रति भड़काने में सर्वाधिक योगदान था इस गुल बिहिस्त का। ठीक है, इसका क्या व्यक्तिगत रीजन था? इस कारण यह क्या किया? इसने सबसे ज्यादा कहा वह धोखा देकर भागा है, तेरी बेटी तो शादी करना चाहती थी। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी कौन जाएगा उसको लेने, तो एक इसका सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसने कहा जी मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि वह कमालुद्दीन गुर्ग शादी करना चाहता था फिरोजा से। ठीक है, उसने कहा महाराज मैं विरमदेव को तो लाऊंगा, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा? तो उसने कहा तेरी शादी कर देंगे फिरोजा के साथ। ठीक है, भी मान ली बात। तो 1308 ईस्वी में एक्के ने सेनापति भेजा और इसका सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग भी। कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब जालोर पर आक्रमण करते हैं तो उससे पहले बाड़मेर में एक जगह आती है सिवाना भी। ठीक है, तो जालोर को जीतने से पहले उस सिवाना को जीतना जरूरी था भी। ठीक है, तो सेनापति भेजा किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। कहां पर है? सिवाना अभियान में। सिवाना अभियान। ठीक है,
और इस समय इस सिवाना का शासक था शीतल देव। शीतल देव इस सिवाना का शासक था। जब शीतल देव के पास ये खबर पहुंची कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो वह भी क्या हुआ, युद्ध भूमि में तैयार हो गया लड़ाई करने के लिए। ठीक है, इस शीतल देव का एक सेनापति था जिसका नाम था बावला भी। ठीक है, इस शीतल देव का सेनापति था कौन है, बावला भी। ठीक है, इसका सेनापति बावला भी। ठीक है, अब कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया, इस बावले को दिया लालच। और लालच क्या दिया, कि सीधी सी बात है शीतल देव, बावले हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो जलोर पर आक्रमण करने जा रहे हैं, रास्ते में ये तेरा सिवाना पड़ गया, हमने तो सिवाना को क्या करना है, सिवाना पर विजय प्राप्त करनी है, जलोर की ओर बढ़ जाना है, तेरे को यहाँ का राजा बना देंगे और तू आराम से यहाँ पर ठाठ से शासन करना। अब यह बात बावला को जच गई, बावला हो गया तैयार। तो सिवाना दुर्ग क्या है, पहले बात कर लेते हैं सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग क्या है, एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो चारों तरफ घेरा डालकर बैठे रहो, कुछ बनना नहीं है। तो इस बावला को जब लालच दिया तो इस बावला ने कहा कि यहां पर एक मामदेव कुंड है भी। क्या है, मामदेव कुंड भी, और यह कुंड एग्जाम में आ चुका है। मामदेव कुंड का संबंध किस दुर्ग से है, तो कौन से दुर्ग से है, याद रखना, सिवाना दुर्ग से है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसी मामदेव कुंड में को कह देते हैं बांडादेव तालाब भी। ठीक है, इस तालाब के अंदर क्या कर दिया गया, गोरक्त मिला दिया गया, गाय का रक्त मिला दिया गया। तो उससे क्या होया, पेयजल की कमी हो गई। ठीक है, तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो बांडेलाव तालाब है वो कहां पर है, बांडा देवनी बांडा लेव तालाब कहां पर है, या मामदेव कुंड कहां पर है, सिवाना दुर्ग के अंदर है। और इस बावले के कहने पर इसमें क्या मिला दिया गया, गोरक्त मिला दिया गया, जिससे पीने के पानी की कमी आ गई। और दुर्ग के अंदर पीने के पानी की कमी आ गई तो शीतल देव को क्या किया, दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा, दरवाजा खोलना पड़ा। इसने क्या किया, केसरिया बाना किया गया, केसरिया किया। ठीक है, केसरिया क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, जब राजा को लगने लगे भी अब हमें लड़ना ही पड़ेगा और लड़ाई में हमारी जो मृत्यु है वो ऑलमोस्ट क्या है, या लगभग निश्चित ही है, तो वो क्या करते, अपने सर पर कफन बांध लेते, केसरिया रंग का साफा बांध लेते, उसे कहा जाता था केसरिया बाना भी। ठीक है, उसके बाद शीतल देव की पत्नी मेणादे ने जोहर किया, मेणादे ने जोहर किया। और यह क्या था, सिवाना का पहला शाका भी, याद रखना, क्योंकि पीछे भी बताया था जहां पर केसरिया और जोहर दोनों हो जाए वो शाका कहलाता है। ठीक है, अर्ध शाका क्या होता है, जहां पर दोनों में से एक काम हो, जो अपने जैसलमेर में हुआ था राव लूणकरण के समय में। तो यह सिवाना का पहला शाका था और इस युद्ध में शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया। इसकी पत्नी मेणादे ने जोहर कर लिया भी। ठीक है, और यह सिवाना का पहला शाका था। ठीक है, अब इस पर अधिकार किसका हो गया, जलोर पर, सिवाना पर। सिवाना अधिकार के बाद नाम रखा, 2-3 बार तो एग्जाम में नाम रख चुके भी है। ठीक है, तो याद रखना, नाम रखा खेराबाद भी। किसका नाम रखा खेराबाद है, सिवाना का भी। तो याद रखना, सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद किसने रखा, तो कमालुद्दीन गुर्ग ने रखा, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पे।
फिर इस सिवाना दुर्ग की बात कर लेते हैं। यह क्या है भी? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। गिरी मतलब जो ऊंची पहाड़ी पर हो, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। और इसका निर्माता था, वह था वीर नारायण पंवार भी। वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण किया था और ऊंची पहाड़ी पर है, इसलिए इसको गिरी श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो यहां तक ठीक है। बिरमदेव को फिरोजा पसंद करती थी लेकिन फरार हो गया, तो दाइमा गुल बीस के कहने पर इसने सेना भेजी। सेना का नेतृत्व किया कमालुद्दीन गिर्ग ने। सबसे पहले 1308 में सिवाना अभियान, और उसको सिवाना का उस समय शासक था शीतल देव, और उसको दरवाजा उसने खोल दिया क्योंकि बावले ने क्या कर दिया? गद्दारी कर दी। कमालुद्दीन गुर्ग ने जब उसको लालच दिया तो मामदेव कुंड या भांडोलाव तालाब में गोरख मिला दिया, जिससे क्या हुआ? पीने के पानी की कमी आ गई। और शीतल देव की पत्नी मेणा देवी ने जौहर किया। यह सिवाना का पहला शाखा था। सिवाना अधिकार के बाद इसका नाम रखा गया खेराबाद। अब जाना कहाँ जाता था? जालौर में भी। ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग जाना कहाँ जाता था? जालौर में भी। तो जालौर अभियान 1311 ईस्वी, 1311 ईस्वी। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन था? एक के सेनापति, और कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग भी। ठीक है, और जो जालौर का शासक था, जालौर शासक कानड़ देव भी, और इस कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव भी। इस वीरम देव के चक्कर में ही क्या हुआ? यह अभियान किया गया। ठीक है, कहाँ बैठे थे? ये जालौर दुर्ग में बैठे थे। इसके अलावा ये दो बातें हो रहेगी। सिवाना दुर्ग के बारे में कहा जाता है इसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली और जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जैसे अपने पढ़ा था भी जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहा जाता है, उसी प्रकार सिवाना दुर्ग को ये जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। ठीक है, अब इस कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या कर दिया? इस दुर्ग को घेर लिया भी, याद रखना, घेर लिया। किसको? जालौर दुर्ग को घेर लिया, घेरा बना लिया। ठीक है, अब घेरा बनाकर बैठ गया, बैठा रहे, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। घेर लिया दुर्ग को, लेकिन अब वो अंदर बैठे हैं सुरक्षित, ये बाहर बैठा है तो कुछ काम बन नहीं सकता। तो इस कानड़ देव का एक सेनापति था दैया राजपूत बिक्का भी। कौन था? दैया राजपूत बिक्का। और इस कमालुद्दीन गुर्ग ने इसको दिया लालच। ठीक है, लालच दिया तो इस बिक्का ने क्या किया? बदले में इसको दुर्ग में घुसने के गुप्त मार्ग बताए, गुप्त मार्ग बताए। ठीक है, इस बिक्का की पत्नी थी जो कि थी भी राजपूत शतराणी थी। ठीक है, और स्वामी भक्त या कह सकते हैं स्वामी भक्त शतराणी थी, स्वामी भक्त शतराणी थी। ठीक है, तो दैया राजपूत शाम को इसने इसके साथ समझौता कर लिया कमालुद्दीन गुर्ग को और गुप्त मार्ग बता दिए, और यह शाम को फुल तैयार होकर घर पहुंचा, पैक शैक लगाकर पहुंचा और जाकर अपने घर की नॉकिंग कर रहा था, गेट को खटखटा रहा था। तो इसकी पत्नी गेट खोलने के लिए आई, थोड़ी लेट हो गई, तो ये जोर जोर से चिल्लाता है, महारानी दरवाज़ा खोलो, महारानी दरवाज़ा खोलो। तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा महारानी की जय हो। तो उसने कहा यार आज इसके क्या हो गया, ये कैसे? फिर उसने सोचा इसने ज़्यादा पी ली होगी तो ये ऐसा कह रहा है। तो उसने कहा, फिर कहा महारानी हमारे लिए खाना परोसा जाए। तो फिर उसने जब अति हो गई तो उसने पूछा भी आज आपके क्या हो गया, आप महारानी महारानी कैसे कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आज रात की बात है, आज रात को अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में घुसेगी, कानड़ देव और ब्रह्मदेव को मार देगी और कल सुबह मेरे को जालौर का राजा बना देगी और मैं राजा तो तू महारानी।
ठीक है। अब यह बात उसको पता चली तो ये स्वामी भक्ति भी, ठीक है, स्वामी भक्ति, तो इसको इस बात का क्या हुआ, बहुत ही बुरा लगा। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसको मार दिया, अपने पति को मार दिया और बताने के लिए दौड़ी, बताने दौड़ी किसको, कर्ण देव को, क्या भी मेरे पति ने गद्दारी कर दिया, रात को सेना घुसेगी। लेकिन तब तक सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी और कर्ण देव लड़ता मारा गया, लड़ता मारा गया, ठीक है। ये पहुंचे तब तक लेट हो चुका था और कर्ण देव लड़ता हुआ मारा गया। और उसके पुत्र विरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता की मूर्ति के सामने कटार घोंप ली हुई, कटार, ठीक है। विरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंप ली और मर गया भी। कर्ण देव लड़ता हुआ मारा गया। अब इस कर्ण देव की पत्नी जेतल देव, कर्ण देव मारा गया या वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया या नहीं कहेंगे, कर्ण देव वीर गति को प्राप्त, ठीक है। इस कर्ण देव की पत्नी जेतल देव ने जोहर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ केसरिया हो गया, यानी कि ये वीर गति को प्राप्त हो गया, इसने केसरिया किया, और यहाँ जोहर हो गया, तो मिलकर क्या कहलाया, शाका। और यह क्या था, जालोर का प्रथम शाका या जालोर का शाका। कब हुआ, 1312 ईस्वी के अंदर हुआ भी, ठीक है। किसने किया, तो केसरिया तो किया कर्ण देव ने और जेतल देव ने किया जोहर भी, ठीक है। अब देखो इस विजय के पश्चात जालोर विजय पश्चात नाम रखा जालोर का जलालाबाद में, जलालाबाद। यह पेपर में सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जालोर दुर्ग में फिरोजा मस्जिद व तोपखाना बनवाया, अभी तोपखाना बनवाया, ठीक है। और इसी जालोर दुर्ग में एक के मस्जिद का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो एक के मस्जिद, फिरोजा मस्जिद या तोपखाना मस्जिद कहां पर है, जालोर दुर्ग के अंदर है, ठीक है। अब देखो फिर से देखते हैं, सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसने जालोर दुर्ग को घेर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कमालुद्दीन गुर्ग कर्ण देव के सेनापति राजपूत बिक्का को, दैया राजपूत बिक्का को लालच देता है, बदले में ये इसको गुप्त मार्ग बताता है। तो जब यह पत्नी को यह बात बताता है तो इसकी पत्नी स्वामी भक्त क्षत्राणी थी, उसने क्या किया, अपने पति को मार दिया और बताने के लिए दौड़ी कर्ण देव को। तब तक लेट हो चुका था और कर्ण देव लड़ता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी जेतल देव ने जोहर कर लिया और यह जालोर का शाका कहलाया। इसके पुत्र विरमदेव ने कुलदेवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर सुसाइड कर लिया। जालोर विजय के पश्चात इसका नाम रखा गया जलालाबाद। और जालोर दुर्ग के अंदर फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद या तोपखाना या एक के अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, ठीक है। अब एक ग्रंथ की बात करते हैं, कन्न देव प्रबंध। एक ग्रंथ है कन्नड़ देव प्रबंध, ठीक है, जिसका लेखक कौन है, पद्मनाभ। ग्रंथ है कन्नड़ देव प्रबंध और लेखक है इसका पद्मनाभ, ठीक है। और इसमें क्या मिलती है, कर्ण देव के जीवन की जानकारी भी यह ग्रंथ 2 बातें कहता है, ठीक है। एक तो कहता है विरमदेव को मनाने
को मनाने फिरोजा स्वयं आई भी, स्वयं आई। ठीक है, विरमदेव को मनाने के लिए फिरोजा स्वयं आई थी। ठीक है, भी तू मान जा, मैं तेरे साथ अपनी शादी कर लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे, लेकिन विरमदेव नहीं माना। दूसरी क्या कहता है, दूसरी बात कहता है दाय, और दायमा कहाँ थी, गुल बिहिस्त, गुल बिहिस्त। इस गुल बिहिस्त ने कहा कि विरमदेव या तो जीवित या गर्दन काटकर। ठीक है, तो कन्नड़ देव प्रबंध में कहा गया है ये दायमा गुल बीस थी, इसने कहा या तो विरमदेव को जीवित लाया जाए या उसकी गर्दन काटकर लाई जाए, और जो उसकी गर्दन काट के लाया जाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा और उसके साथ फिरोजा की शादी कर दी जाएगी। तो कमालुद्दीन गुर गया, उसकी गर्दन काट कर ले आया। अब गर्दन काट कर लाया, फिरोजा बहुत खुश हुई, फिरोजा खुश हुई और उसने कमालुद्दीन गुर के साथ शादी कर ली भी, और दोनों हंसी खुशी से रहे। ऐसा हुआ क्या? ना, ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, फिरोजा ने जो विरमदेव की गर्दन थी, विरमदेव की गर्दन का अंतिम संस्कार किया भी, अंतिम संस्कार किया। ठीक है, और अंतिम संस्कार करने के पश्चात जो दिल्ली दुर्ग था उसके पास नदी गुजरती है, यमुना नदी, और उस दुर्ग की प्राचीर से उसने यमुना नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली भी। यानी विरमदेव भी नहीं बचा तो बची फिरोजा भी नहीं, क्योंकि फिरोजा तो उससे सच्चा प्यार करती थी। तो इस प्रकार फिरोजा भी इसमें मारी गई और विरमदेव भी मारा गया, और यह कहानी अमर हो गई। ठीक है, तो अच्छी लगी कहानी, और उम्मीद करता हूं जलोर का चौहान आपको याद हो गया होगा। एक या दो बार इसको पढ़ोगे इतने में तैयार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।